जैसे ही वो निकलने वाला होता है, सेरिन वहां आ जाता है और उस आदमी के भागने में रुकावट डालता है। वो कुछ देर तक बहस करते हैं और फिर जन अपने रास्ते जाने लगता है, क्योंकि उसे दूसरों को ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि वो कहां जा रहा है। खैर, सेरिन इस बात से सहमत है। जन को उसे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो जन जैसे किसी इंसान को ज्यादा दिन जिंदा नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि वो बाद में पूरे ऑटोमेशन कैसल के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। जैसे ही वो आदमी अपने घोड़े पर कैसल से बाहर निकलता है, सेरिन के इशारे पर कैसल की दीवार से एक हत्यारा गॉब्लिन छलांग लगाता है और उस कमीने का सिर धड़ से अलग कर देता है। जन के ऑफिशियली मरने के साथ ही हेगेमोनिया आखिरकार नेबुला से हार गया है। नेबुला को यह बात पसंद आती है कि कैसे उसका दुश्मन इतनी बहादुरी से अपनी हार मान रहा है, लेकिन फिर बात वही है कि अपनी हार मानना उस प्रोसेस का एक हिस्सा है जो आपको एक बेहतर प्लेयर बनने में मदद करता है। हेगेमोनिया ने अपनी हार मानने के बाद बिना किसी विरोध के वहां से जाने का फैसला किया। उसने प्रॉमिस किया कि वो नल ट्राइब को महाद्वीप के पार ले जाएगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो पश्चिम के आखिरी छोर तक नहीं पहुंच जाते। ऐसा लग रहा था कि उसे भविष्यवाणी में फेल होने की कोई परवाह नहीं थी और ना ही वो भविष्यवाणी में फेल होने के अंजामों को लेकर परेशान था। वो महाद्वीप के निवासियों से तकनीकें सीखते हुए आगे बढ़ने वाला है। हेगेमोनिया की प्रजाति के पीछे हटने के साथ इससे नेबुला को पहले से बने हुए रास्तों का इस्तेमाल करने और अपनी सेना बढ़ाने का मौका मिल जाता है। उत्तरी किनारे के इलाके और प्रायद्वीप का दक्षिणी आधा हिस्सा सभी तटीय इलाके हैं, इसलिए नेबुला को उसका इस्तेमाल करने का मौका मिल सकता है। उन फ्रॉगमेन के पास जो भयानक भगवान था, उसका समंदर पर कब्जा था, लेकिन क्योंकि उस सांप ने सिर्फ एक झील पर कब्जा किया था, वो अपने उस डोमिनियन का इस्तेमाल नहीं कर सका। लेकिन क्योंकि नेबुला के पास वो समंदर का डोमिनियन है, तो आखिरकार तटीय इलाके उसके काम आ सकते हैं। वो बात के लिए है। अभी के लिए वो कैसल के मौजूदा मालिक को देखना चाहता है। क्यूंग पर कट करते हैं। वो लड़की सो जाती है और किसी तरह के सपने में खोने लगती है। अपनी आंखें खोलने पर उसके सामने लबादा पहने हुए एक रहस्यमयी हस्ती खड़ी होती है। उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगता कि ये ब्लू इंसेक्ट गॉड है। वो तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और इज्जत के साथ सिर झुकाती है। उस मदद और दरियादिली के लिए शुक्रगुजार है जो ब्लू इंसेक्ट गॉड ने उसे अब तक दिखाई है। वो बस एक मामूली इंसान है और उसे नहीं लगता कि वो सर्वशक्तिमान भगवान के लिए इतनी कीमती है। इसलिए उसे पक्का नहीं पता कि वो उनकी इस मदद का बदला कैसे चुकाएगी। नेबुला अचानक अपनी हथेलियों में एक लोहे की प्लेट बना देता है। यह एक ऐसा मेटल है जिसका इस्तेमाल व्यापारी व्यापार करने के लिए करते हैं। वो खुलेआम अपनी कम समझ को मानती है और सर्वशक्तिमान भगवान उसे जो बताना चाहते हैं उसे ना समझ पाने के लिए माफी मांगती है। शायद उसे लगता है कि भगवान उससे पैसे मांग रहे हैं। वो अचानक सेरिन के पीछे से आने पर डर जाती है। वो हैरान है कि वो यहां कैसे आ गया और इससे पहले कि वो उससे कोई सवाल पूछ पाती, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वापस हकीकत में आ जाती है। वो जानती है कि उसने जो देखा वो सिर्फ एक मामूली सपना नहीं था, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं है कि ब्लू इंसेक्ट गॉड उसे क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि वो उसे वो लोहे की प्लेट दिखा रहे थे, तो शायद ये उसी से जुड़ी कोई चीज है। जब वो इस बात पर दिमाग लगा रही होती है कि उस प्लेट का क्या मतलब हो सकता है, उसे बाजार में रेशम की क्वालिटी के बारे में किसी को डींगे हाँकते हुए सुनाई देता है। ये कोई लिजर्ड मैन है जो रेशम बेच रहा है और खरीदार ने ऐसा बेहतरीन कपड़ा पहले कभी नहीं देखा है। खरीदार खुद को पश्चिम से लेकर यहां तक सफर करके आए एक इंसान के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। ये वो जगह है जहां सूरज उगता है। नल ट्राइब के वहां से हटने के साथ पश्चिम से आने वाला रास्ता आखिरकार उसके गुजरने के लिए खुल गया था। लिजर्ड मैन पश्चिम से आए किसी इंसान से मिलकर खुश है और उसे उसके साथ व्यापार करने में कोई एतराज नहीं होगा। वो खरीदार जो शायद एक ट्रॉल है, सारा रेशम खरीदना चाहता है। उसके बदले में वो लोहे की प्लेटें देने को तैयार है। उसके पास इन लोहे की प्लेटों की एक पूरी थैली है और वो उम्मीद कर रहा है कि वो उस अच्छी क्वालिटी के रेशम की कीमत चुकाने के लिए काफी होगी जो उसे मिल रहा है। खैर, लिजर्ड मैन उस गिनती को देखकर खुश लगता है और तुरंत इस व्यापार को करने के लिए मान जाता है। हालांकि क्यूंग इस लेन देन को बीच में ही रोक देती है और चाहती है कि ये ट्रॉल अपने पैसे वापस रख ले। वो ये रेशम पहले ही खरीद चुकी है। ट्रॉल ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं लगता और वो लिजर्ड मैन से कंफर्म करना चाहता है कि क्या ये सच है।
क्यों की तेज नजरों के नीचे उस बेचारे लिजर्ड मैन के पास उस जवान लड़की की बातों को सच मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। कोई परेशानी ना चाहते हुए वो ऑर्क अपने रास्ते जाने लगता है, जबकि उसने लेन देन को बीच में रोकने की इकलौती वजह ये थी कि लिजर्ड मैन इसे बहुत कम कीमत पर बेच रहा था। लिजर्ड मैन ये तर्क देता है कि नल ट्राइब्स के जाने के बाद से उनके ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम हो गया है, इसलिए इतने कम दाम पर रेशम बेचने पर भी उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। जाहिर सी बात है, क्योंग हाई भी ये बात जानती है। आखिरकार वो एक व्यापारी है। लेकिन असली बात यहां है, सिर्फ ब्लैक स्केल ट्राइब ही ऐसे खास प्रोडक्ट्स बनाने के काबिल है, जिसका मतलब है कि भले ही इन खास चीजों को बनाने में बहुत कम खर्चा आता हो, उन्हें सच में इसके साथ कीमत कम करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट जो लग्जरी कैटेगरी में आता है, उसकी ज्यादा कीमत वसूली जा सकती है। एक और जरूरी बात है जिसका वो यहां जिक्र करना चाहती है। ये वो लोहे की प्लेट है जो उस ट्रॉल के पास पहले थी। वो तराजू के एक पलड़े पर अपनी खुद की एक लोहे की प्लेट रखती है और दूसरी तरफ ट्रॉल की प्लेटें रखती है। वजन तौलने पर यह साफ हो जाता है कि वो ऑर्क उन्हें घटिया क्वालिटी की लोहे की प्लेट दे रहा था। यह दूसरी लोहे की प्लेट के मुकाबले बहुत हल्की है। वो उसे कोई भी सौदा पक्का करने से पहले लोहे की प्लेटों का वजन हमेशा चेक करने की नसीहत देती है। ठीक तभी रॉक अपनी खुद की एक लोहे की प्लेट लेकर वहां आता है। उसे वजन नापने वाला वो जुगाड़ बहुत पसंद आया और वो चाहता है कि वो उसकी लोहे की प्लेट का भी वजन करे। उसे पकड़ते ही लड़की को एहसास होता है कि ये खास लोहे की प्लेट दूसरों से बहुत अलग है। रैक समझाता है कि ये लोहे की प्लेट एक बहुत पुरानी चीज से बनी है, जो उन्हें एक पुराने खंडहर में मिली थी। ये अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन इसे पिघलाना बहुत मुश्किल था, इसलिए लोहारों ने इस पर काम करना ही छोड़ दिया। इसीलिए वो यहां आया है, ये सोचकर कि शायद ऑटोमेशन कैसल इस लोहे को पिघला सके और इससे हथियार बना सके। उसी पल क्यूम को एहसास होता है कि ब्लू इंसेक्ट गॉड का क्या मतलब था। वो पक्का चाहते हैं कि वो हथियार बनाए। जाहिर सी बात है, वो बहुत गर्व से मानती है कि ऑटोमेशन कैसल ये काम कर सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि उसे जल्द ही थोड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ने वाला है। जिस लोहार को उसने ये पिघलाने का काम सौंपा था, वो कुछ चेतावनियों के साथ वापस आया है। शुरुआत में वो बंदा पूरे कॉन्फिडेंस में था कि वो ये काम कर लेगा, इसलिए क्यूंग मान गई थी। हालांकि अब लोहार रिपोर्ट देता है कि वो पूरी रात अपनी पूरी ताकत लगाकर काम करने के बाद भी सिर्फ एक भाले की नोक ही बना पाया। लोहे को ढालने में आमतौर पर जितने 10 वार लगते हैं, इसमें कम से कम 30 से 40 वार लग रहे हैं। इसीलिए वो इस पर लंबे समय तक काम नहीं कर सकता। अगर वो बीच में थोड़ा आराम करने के लिए रुकता है तो भट्टी ठंडी हो जाएगी, जिसमें जरूरत से ज्यादा कोयला खर्च होगा। और तो और, सिर्फ इस मेटल को पिघलाने के लिए पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग देना एक बिल्कुल ही अलग सिरदर्द है। आखिरकार क्यूंग निराशा के साथ लोहार को जाने देती है, जबकि लोहार इस काम से आखिरकार छुटकारा पाकर खुश है, जो उसकी औकात से बाहर है। क्यूंग ये सोचकर निराश है कि वो चीफ रॉक से किया अपना वादा कैसे पूरा करेगी। उस समय उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यह काम ले लिया था, लेकिन अब अपने शब्दों से पीछे हटना उसे एक बेकार पार्टनर जैसा दिखाएगा। हालांकि सेरिन को पूरा यकीन है कि रैक इस बात का कोई बुरा नहीं मानेगा। आखिरकार वो यहाँ के सबसे दयालु लोगों में से एक है। वो ऐसा कुछ कहेगा भी नहीं जिससे उसे अपने काम में फेल होने पर जरा भी बुरा लगे। सेरिन शायद सही कह रहा हो, लेकिन क्यों फिर भी इस तरह अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहती। आखिरकार वो अपना आखिरी रास्ता आजमाने का फैसला करती है। वो चाहती है कि वो उसके पीछे आए, क्योंकि उसे खुद कुछ कंफर्म करना है। वो आखिरकार एक अंधेरे गलियारे में नीचे जाते हैं, जहां उनका सामना एक मिट्टी के मॉन्स्टर से होता है जो इधर उधर घूम रहा है। इन जीवों की अपनी खुद की आजाद मर्जी होती है, इसलिए ऑटोमेशन कैसल में कोई भी उन पर हुक्म नहीं चला सकता। हालांकि ये मिट्टी की गुड़िया इस दौरे का सबसे जरूरी हिस्सा नहीं है। वो आखिरकार दरवाजा खोलती है और सेरिन को दिखाती है कि उसके पीछे क्या है। खैर, वहां झरने की मदद से एक पानी का पहिया घूम रहा है। सेरिन ने पहली बार ऐसा अजीब सा जुगाड़ देखा है। यह झरना ऑटोमेशन कैसल का पानी का रिजर्व है। शुक्र है यह अंदर के महल में है, इसलिए कोई चांस ही नहीं है कि दुश्मन उनका पानी लूट सके।
यहां ध्यान देने वाली जरूरी बात उस झरने के नीचे का पहिया है, एक तरह का जुगाड़ जो बिना रुके अपार ताकत पैदा करने में मदद करता है। क्योंग ना सिर्फ इसकी ताकत का इस्तेमाल लोहे की प्लेटों को पिघलाने के लिए करना चाहती है, बल्कि वो इस ताकत के सोर्स को और बेहतर बनाकर पूरे ऑटोमेशन कैसल में एक क्रांति लाना चाहती है। उसके लिए उसे सरीन की मदद चाहिए और वो बंदा मदद करने को तैयार है। कुछ दिनों बाद क्योंग ने पहले से ही अपनी एडवांस पानी की चक्की के लिए नए ब्लूप्रिंट्स पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसे पहले से कहीं ज्यादा एनर्जी पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्होंने झरने की ऊंचाई बढ़ा दी है और ज्यादा ताकत के लिए एक्स्ट्रा पहिए जोड़ दिए हैं। वो ब्लूप्रिंट्स पर जेल की राय मांगती है। बिना किसी हैरानी के वो इस नए डिजाइन को पास कर देती है, क्योंकि उनके पास पानी का बहाव काफी है। उसे पूरा यकीन है कि ये सारे पहियों को घुमा सकता है। हालांकि इस नए डिजाइन को लागू करने और बनाने में बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होगी, जिसके लिए एक बहुत बड़े बजट की भी जरूरत पड़ेगी। आखिरकार उन्हें भारी मात्रा में मजबूत लकड़ी मंगवानी पड़ेगी, जो इस इलाके में नहीं उगती। क्योंग को पैसों से जुड़ी कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर उनके पास काफी पैसे हों भी तो भी जेल चाहती है कि वो चीजों को दूसरे नजरिए से देखे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो सच में इस सारे खर्चे को वसूल कर पाएंगे। कैसल के अंदर क्योंग की पोजीशन पहले से ही काफी कमजोर है और बदले में कुछ खास ना मिलने वाले काम पर इतनी बड़ी रकम खर्च करना बहुत आलोचनाओं को न्योता देगा। कुछ दिनों बाद क्योंग को अकेले बैठे नए आइडिया सोचते हुए देखा जा सकता है। वो अपने फ्यूचर की भविष्यवाणी करने के लिए अपनी प्रोबेबिलिटी की शैतानी खूबी को भी बुलाती है। शैतानी खूबी यह साफ करती है कि उसके पास भविष्यवाणी करने की ताकत नहीं है, जैसे कि वो फ्यूचर नहीं देख सकती और ये नहीं बता सकती कि क्या होने वाला है। वो सिर्फ मौजूदा पल में बदलाव करके हालात को अपने फेवर में कर सकती है। आसान शब्दों में कहे तो वो फ्यूचर की फिल्म नहीं देखती, वो फिल्म चलते चलते ही उसे एडिट कर देती है, ताकि उस खास पल का नतीजा क्योंग के फेवर में हो जाए। हालांकि क्योंग फिर भी यह समझाना शुरू कर देती है कि उसकी पानी की चक्की का नया डिजाइन कैसे काम करेगा, और जब वो पूछती है कि क्या यह काम करेगा, तो शैतानी खूबी जवाब देने से मना कर देती है। आखिरकार वो पहले ही साफ कर चुकी है कि वो फ्यूचर नहीं देख सकती। हालांकि वो ये मानती है कि आइडिया थोड़ा अच्छा है। आखिरकार क्योंग अपना मन बना लेती है। वो अपने आइडिया को हकीकत में बदलने वाली है और इस तरह निर्माण शुरू हो गया। यह तो बिना कहे ही समझ आ रहा है कि निर्माण के दौरान उन्हें कई ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिनका अंदाजा नहीं था, जिसकी वजह से कई बड़े हादसे हुए। सही सामान इकट्ठा करते समय वो एक बार ठगे भी गए, और सबसे ज्यादा दर्दनाक वो समय था जब वो बार बार फेल हो रहे थे। कई बार फेल होने पर उन्हें पूरे ढांचे को तोड़कर फिर से शुरुआत करनी पड़ी। इसने ना सिर्फ उनके पैसे खत्म किए, बल्कि इसमें बहुत ज्यादा समय भी लगा। इसके अलावा मजदूरों की पहले से ही कमी है और अभी काम कर रहे मजदूर पहले ही कई परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। लेकिन क्योंग में बहाने सुनने का सब्र नहीं है। उसने ब्लू इंसेक्ट गॉड को अपना वादा दिया है और वो किसी भी कीमत पर इसे पूरा करेगी। उसके इस अटल दृढ़ संकल्प और अपने वादे को निभाने की जलती हुई इच्छा के आगे उसके लोगों के पास कई चेतावनियों के बावजूद उसके ऑर्डर मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। यहां तक कि नेबुला भी उसे चीजों को इतनी सीरियसली लेते देखकर हैरान है। उसे याद भी नहीं है कि उसने उसे 4 पहिए बनाने के लिए कहा था। मुझे लगता है कि इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है। इंसान ज्यादा लक्ष्य पर फोकस करने वाले होते हैं, अपने मकसद को हकीकत बनाने के लिए अपनी जिंदगी लगा देते हैं। लिजर्ड मैन उनके मुकाबले काफी मंद बुद्धि और बिना किसी रणनीति वाले होते हैं। खैर, क्योंग का ब्लू इंसेक्ट गॉड का नाम लेना असल में निर्माण का समय बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। ऑटोमेशन कैसल के बाकी परिवारों का इसका ज्यादा विरोध करने की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार वो चल रहे निर्माण से मिलने वाले कई फायदों को महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि वो बिजनेस पर ही जिंदा है। इसकी वजह यह है कि जैसे जैसे निर्माण करने वाले मजदूर रुकते हैं और ज्यादा सामान बिकता है, कमर्शियल इलाके का दायरा और बढ़ जाता है, जिससे आखिरकार व्यापार से जुड़े परिवारों को फायदा होता है। 4 पानी की चक्कियां बनाने का सफर आसान नहीं था, लेकिन क्योंग के समर्पण और कभी न हार मानने की जिद ने इस जुगाड़ को हकीकत में बदलने में मदद की। इसे इस दुनिया के एडवांस स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी मिसाल माना जा रहा है। ऑटोमेशन कैसल में पैदा हुई अपनी तरह की एक इकलौती रचना। उद्घाटन के दिन क्योंग और बाकी सब पहियों को घूमते हुए देखते हैं।
4 पानी की चक्कियों के आविष्कार का आखिरकार फल मिल ही गया। क्यों अपने मन मुताबिक नतीजा पाने के लिए इंसेक्ट गॉड का नाम इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन वो उम्मीद कर रही है कि सर्वशक्तिमान इतने दयालु हैं कि वो उसे माफ कर देंगे और उसके इरादों को समझेंगे। बात चली है तो नेबुला को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि लोहे बनाने की स्किल लेवल 2 तक पहुंच गई है। इससे उसकी सभ्यता को कुछ बेहतरीन क्वालिटी का लोहा बनाने का रास्ता तैयार करने में मदद मिलती है। नेबुला की सभ्यता ना सिर्फ लोहे के हथियार बनाने में सबसे आगे है, बल्कि उन्होंने अपनी खुद की एक करेंसी भी बना ली है और साथ ही चुंग लेटर सिस्टम नाम की एक लिखने की प्रणाली भी बना ली है। यह ऑफिशियली नेबुला की सभ्यता को किसी भी दूसरे ग्रुप के मुकाबले सबसे ज्यादा विकसित और एडवांस बना देता है। नेबुला जरा भी हैरान नहीं है। वो अच्छे से जानता है कि इंसान क्या कर सकते हैं। उनके अंदर मौजूद ये कभी न हार मानने वाला जज्बा ही वो इकलौती वजह है कि उसने उन्हें अपनी दूसरी प्रजाति के रूप में चुना। ऑटोमेशन। कैसल में कुछ दिन बीत जाते हैं। हम कुछ एल्फ्स को आते हुए देखते हैं जो इतनी दूर एक पानी की चक्की को काम करते सुनकर हैरान हैं। यह दिखाता है कि पानी की चक्की इतनी जोरदार आवाज करने के लिए बहुत बड़ी होनी चाहिए। पास खड़ा एक लिजर्ड मैन उन्हें और जानकारी देता है, यह साफ करते हुए कि पानी की चक्कियों का इस्तेमाल ना सिर्फ अनाज पीसने के लिए किया जा रहा है, बल्कि उनकी ताकत का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए भी किया जा रहा है। फिर वो फेरी वाला उनका ध्यान अपनी बेची जा रही बेहतरीन क्वालिटी के रेशम की तरफ खींचता है। जैसे ही एल्स उस कपड़े को छूते हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये एकदम गजब की चीज है। बिना 2 बार सोचे वो करेंसी के तौर पर लोहे की प्लेटें ऑफर करते हैं। उनके हिसाब से ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी की लोहे की प्लेटें हैं जो सिर्फ उनके ही इलाके में मिलती हैं। वो फेरी वाला तुरंत उसे दी गई लोहे की प्लेट का वजन करता है। पता चलता है कि वो प्लेट घटिया क्वालिटी की है। कम से कम उस फेरी वाले के हिसाब से तो है ही। वो फेरी वाला पूरी तरह से निराश हो जाता है। उसे ऐसे धोखेबाज लोगों के साथ व्यापार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी वजह से उन बेचारे एल्स को लगता है कि उन पर बिना किसी वजह के उसे धोखा देने का इल्जाम लगाया जा रहा है। वो अपनी लोहे की प्लेट की क्वालिटी को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। हालांकि वो फेरी वाला उन्हें ऑटोमेशन कैसल के सेंट्रल बैंक जाने और उन्हें अच्छी लोहे की प्लेटों से बदलने के लिए कहता है। एल्स का मानना है कि वो फेरी वाला अपने मामूली क्वालिटी वाले कपड़े की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है। जाहिर सी बात है, वो फेरी वाला अपनी कारीगरी पर सवाल उठाए जाने पर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो इन लोगों को इस कपड़े को बनाने में लगने वाली मेहनत के बारे में लेक्चर देने लगता है। चिल्लाते चिल्लाते वो आखिरकार उन एल्स को डरा कर भगा देता है। इस बीच क्यूंग छिपकर उस फेरी वाले को देख रही है। ऐसा लगता है कि इस फेरी वाले ने वैल्यू के हिसाब से कीमत तय करने के बारे में उसके पहले के लेक्चर को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है। एल्फ्स को देखकर उसे अचानक याद आता है कि उनका इतनी दूर सफर करके यहां आना बहुत आम बात नहीं है। ये एल्फ्स असल में बिजनेस कैसे करते हैं ये जानने के लिए वो कुछ देर उनका पीछा करने का फैसला करती है। इन लोगों का पीछा करने के बाद उसे जो पता चलता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पता चलता है कि ये लोग लिटरली नए नए बिजनेस शुरू करने वालों को ठग रहे हैं और अपनी मीठी बातों में फंसा रहे हैं। क्यूंग को एहसास होता है कि ऑटोमेशन कैसल की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी ने आखिरकार ठगों को भी अपनी तरफ खींच ही लिया है। वो सच में ये जानना चाहती है कि ये लोग आखिर आए कहां से हैं। इस बीच नेबुला को एक साथी प्लेयर का प्राइवेट मैसेज मिलता है। ये एल्डार नाम का एक प्लेयर है, एक भगवान जो एल्फ्स की सभ्यता को कंट्रोल करता है। नेबुला उस प्लेयर के इरादों को समझने की कोशिश करता है। आप देखिए, एल्फ्स की सभ्यता सुदूर उत्तरी तट पर स्थित है, जिसका मतलब है कि दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से बहुत दूर हैं, जिससे लड़ाई या इलाके के विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। आखिरकार वो उस न्योते को स्वीकार करने का फैसला करता है, खासकर इसलिए क्योंकि वो बंजर जमीन के पार उत्तरी तट के इलाके के बारे में बहुत कम जानता है। शायद उसे 1-2 काम की बातें पता चल जाएं। स्क्रीन के दूसरी तरफ वाला प्लेयर एक बहुत ही सजीला और शालीन सा दिखावा करता है और बहुत ही शालीनता से अपना इंट्रोडक्शन देता है। एक पल के लिए नेबुला को लगता है कि एल्फ्स का भगवान असल में उस माहौल से मैच करने के लिए अपने इन गेम कैरेक्टर का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे, जो प्लेयर्स रोल प्लेइंग करते हैं वो बेसिकली गेम के अंदर एक रोल में पूरी तरह से डूब जाते हैं और ये एल्फ्स की औरत ऐसे ही प्लेयर्स में से एक लगती है। वैसे मैं सच में इस अजीब इंसान का जेंडर नहीं बता सकता।
हालांकि नेबुला भी उसी तरह से उसका स्वागत करता है। एलार हेगेमोनिया के उलट एक अच्छे से बात करने वाले इंसान से मिलकर खुश है, जिसे वो एक जंगली से कम कुछ नहीं मानती। उसने यहां तक कि हेगेमोनिया के जंगली ग्रुप को उत्तरी तट से बाहर निकालने का भी पक्का इंतजाम कर लिया था। यह सुनकर नेबुला हेगेमोनिया के हालात के बारे में गहराई से सोचता है। एलेल्डार से बुरी तरह हारने के बाद हेगेमोनिया ने उससे पंगा लेने की कोशिश की थी। अब यह सवाल उठता है कि क्या यह जेंडर बदलने वाला, रोल प्ले करने वाला प्लेयर सच में इतना ताकतवर है कि वो हेगेमोनिया जैसे प्लेयर को खदेड़ सके? बिना किसी देरी के नेबुला उससे इस मीटिंग का मकसद पूछता है। एक बार फिर चेहरे पर मुस्कान लिए ये सांप शराफत और दयालुता का नाटक करता है और अपनी शर्तें रखता है। अगर नेबुला मानता है तभी उसकी सेना को बख्शा जाएगा। अपना भाई बिना कोई जवाब दिए सीधा उसके मुंह पर कॉल काट देता है। क्या गजब की चैड मूव थी। हालांकि वो सच में जासूसी करना चाहता है कि वो क्या साजिश रच रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। उत्तरी तट एक ठंडी जगह है जिससे उसके कीड़ों के लिए वहां जाना मुश्किल हो जाता है और वो खुद भी ऐसे ही नहीं जा सकता। उसे ऑटोमेशन कैसल पर नजर रखनी है। लेकिन फिर एलार भी तो उसी हालात में है। वो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। यही वजह है कि एल्स ऑटोमेशन कैसल के आसपास घूम रहे थे। और मैं मजाक नहीं कर रहा, ये एल्स का भगवान असल में एक लड़का है, क्योंकि नेबुला को अभी भी इस इंसान के इरादों के बारे में कुछ पता नहीं चला है। वो आने वाले खतरे के लिए तैयार रहने का फैसला करता है। ऑटोमेशन कैसल में कैसल का मालिक एल्स के लोगों के साथ एक मीटिंग कर रहा है। एल्स की नुमाइंदा खुद को इस मर्चेंट गिल्ड की लीडर लियोना के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। मालिक को नहीं लगता कि उसे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है, क्योंकि हर कोई उसे जानता है। उसे पूरा यकीन है कि वो उन एल्स के बारे में बात करने आई होगी जो कल व्यापार करने आए थे। असल में वो उसके आने का इंतजार ही कर रहा था। बिल्कुल इसीलिए उसने उसके लिए पहले से ही एक तोहफा तैयार कर रखा था। जब वो डिब्बा खोलती है तो उसके अंदर एक क्रिस्टल होता है। मालिक दावा करता है कि ये उसे एक प्राचीन खंडहर में मिला था। वो उम्मीद कर रहा है कि वो इस छोटे से तोहफे को कबूल करेगी और उस लापरवाही को माफ कर देगी। जंग उस तोहफे की कीमत को मानती है। हालांकि वो सीधे उनके मुंह पर ही उसे ठुकरा देती है, ये साफ करते हुए कि वो अपनी इज्जत ऐसे ही नहीं बेचेगी। लियोना जल्दी से उस कीमती पत्थर को उठाने के लिए झुकती है और रूखेपन से पूछती है कि उसे और क्या चाहिए। अंदर ही अंदर क्यांग ये समझने की कोशिश कर रही है कि एल्व्स अचानक से ऑटोमेशन कैसल के साथ व्यापार क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उत्तरी तट से बाहर निकलते हुए देखना एक बहुत ही अजीब बात है। अपना ध्यान उनकी तरफ लगाते हुए वो चीजों को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर वो उसका फेवर जीतना चाहते हैं तो उन्हें रिश्वत देकर बाहर निकलने के बजाय कानून का पालन करना होगा। साथ ही वो नहीं चाहती कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करे। अगर वो सच में रिश्ता सुधारना चाहते हैं तो वो उन्हें ब्लू इंसेक्ट गॉड की ये गुड़िया खरीदने का सुझाव देती है। हालांकि एल्स ऐसा कोई लेन देन करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो पहले से ही डांसिंग शैडो गॉड के भक्त हैं। लेकिन जहां तक उसका सवाल है, एक से ज्यादा भगवानों पर विश्वास करने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इस घटना को कुछ दिन बीत चुके हैं। कैसल में सेरिन एल्स से जुड़ी एक खबर लेकर क्यूंग से मिलने आता है। एल्स का चीफ उस धार्मिक अपमान के लिए माफी की मांग कर रहा है जो क्योंग ने एल्स को अपना धर्म बदलने के लिए कहकर किया था। जाहिर सी बात है, ये क्यूंग को बहुत गुस्सा दिलाता है। वो लोग बस मुस्कान के पीछे छिपे खूबसूरत सांप हैं। वो इस सब की शुरुआत करने के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराने का फैसला करती है। वो ही थे जिन्होंने ऑटोमेशन कैसल के मालिक को रिश्वत देने की कोशिश की थी। खिड़की से बाहर देखते हुए सेरिन को यकीन है कि उनका मैसेंजर इस चल रहे बारिश के मौसम में एक बार फिर आएगा। हालांकि क्यूंग किसी भी हाल में उनसे मिलने से इनकार कर देती है। इस पॉइंट पर उसे लगभग यकीन है कि ये एल्स क्या चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार रहने का ऑर्डर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और आसमान साफ हो जाता है। ये बस एक आम धूप वाला दिन है जब कैसल की दीवार पर खड़े सैनिक एक एल्स की सेना को कैसल की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। ट्राइब का चीफ हसादियन वो है जो सेना को लीड कर रहा है। कैसल पर पहली नजर डालने के बाद ही एल्व्स का वो लीडर घमंडी और खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट महसूस करने लगता है। ये दिखाने के लिए कि वो असल में कितना बड़ा बेवकूफ है, वो अपनी सेना को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। 300 नासमझ एल्व्स योद्धाओं की एक सेना आगे बढ़ती है।
एलेल्डार भी वही है, ये कॉन्फिडेंस महसूस करते हुए कि वो सिर्फ अपनी गिनती से दुश्मन को हरा सकता है। ऑटोमेशन कैसल की दीवारें भले ही ऊंची हों, लेकिन आखिरकार वो मिट्टी की ही तो बनी है। और तो और ऑटोमेशन कैसल के पास मुश्किल से 150 से ज्यादा सैनिक हैं। ये देखते हुए कि एल्स के पास ऐसे धनुष हैं जो 80 कदम से ज्यादा दूर तक तीर छोड़ सकते हैं, इंसानों के पास जो धनुष है वो काफी घटिया है। इस बीच नेबुला सब कुछ होते हुए देख रहा है, और वो भी अपनी तैयारियों के बिना नहीं है। जल्द ही ट्राइब के चीफ को यह बुरी खबर मिलती है कि घाटी से 70 सैनिकों का एक ग्रुप ऑटोमेशन कैसल की तरफ बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, चीफ ये सुनकर खुश नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि दुश्मन को इस बारे में पता था और वो इस पल के लिए तैयार था। जो बात उसे समझ नहीं आती वो ये है कि सिर्फ 70 सैनिक ही क्यों आ रहे हैं। फिर उसे एक और झटका लगता है। उनके पीछे कुछ सैनिक हैं जो उनके पीछे हटने का रास्ता रोक रहे हैं, उन्हें बीच में ही फंसा रहे हैं। उनका रास्ता रोकने वाले वो लिजर्ड मैन हैं जो अपने कॉकॉट्रिसेस पर सवार है। चीफ हालात को इस तरह अचानक पलटते देख हैरान है। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि लिजर्ड मैन और इंसान इतने करीब से मिलकर काम कर रहे होंगे। रही बात एलार की, तो भाई की तो पैंट गीली होने वाली है जब उसे एहसास होता है कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि ये लिजर्ड मैन भी उसके दुश्मन हैं। ऐसा लगता है कि एलार को इस बात का एहसास नहीं हुआ है कि नेबुला ही इंसानों और लिजर्ड मैन दोनों को कंट्रोल करता है। जब वो इस बारे में शिकायत करने के लिए नेबुला से कांटेक्ट करता है तो अपना भाई बस यही जिद करता है कि उसने अभी अभी लोकल प्लेयर की लिस्ट चेक की है। जब एलार वो लिस्ट चेक करता है तो सच्चाई उसे बिना बादलों के बिजली गिरने की तरह चौंका देती है। नेबुला ही वो है जो इस इलाके पर राज कर रहा है। एलार ने शुरुआत में सोचा था कि नेबुला सिर्फ इंसानों का भगवान है। हालांकि जब नेबुला इस कंफ्यूजन को दूर करता है तो वो जेंडर बदलने वाला लड़का पूरी तरह से शॉक रह जाता है। लिजर्ड मैन को अपनी तरफ आता देख एल्स की सेना घबरा रही है और खुद को संभाल भी नहीं पा रही है। हालात को और बुरा बनाने के लिए वो 70 सैनिक जो घाटी के ऊपर थे वो आखिरकार पहुंच गए हैं और तीरों की बौछार से सारे एल्स को भूनने के लिए तैयार हैं। तीर छूटते ही खून खराबा शुरू हो जाता है। जब सैनिक पूरी तरह से कंफ्यूजन में हैं, तभी लिजर्ड मैन की सेना आकर हालात को और भी बदतर बना देती है। एल्स की सेना का चीफ जल्दी से अपने आदमियों को फॉर्मेशन बनाए रखने का ऑर्डर देता है। हालांकि सैनिक इतने सदमे में हैं कि वो हिल भी नहीं पा रहे हैं, और जब रैक काफी करीब पहुंच जाता है तो वो अपनी बिजली बुलाता है और अपने रास्ते में आने वाले सैनिकों को झटके देकर भून डालता है। अपने इस पहले हमले के बाद वो आसमान में ऊंची छलांग लगाता है और जोर से नीचे गिरता है। बाकी सैनिक भी ऐसा ही करते हैं। एल्स के सैनिकों को दाएं बाएं ऐसे काटते और घोंपते हैं मानो वो मक्खियों को कुचल रहे हों। लिजर्ड मैन लिटरली इन 300 बेकार योद्धाओं की कुत्ते की तरह धुनाई कर रहे हैं। दुश्मन इतना डरा हुआ है कि वो अपनी जान बचाने के लिए उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। दुश्मन को खत्म करने का यह बिल्कुल सही मौका है और अगला हमला इस लड़ाई का अंत तय कर देगा। स्टिंगरे भी अपना रोल निभाने के लिए आ गया है और रैक अपने आदमियों को आखिरी हमले का ऑर्डर दे रहा है। एल्दार आखिरकार अपनी हार मान लेता है। हार में जाए सम, वो खुद नीचे उतरकर इस लड़ाई में दखल भी नहीं देना चाहता। नेबुला अपनी मांगे साफ करने से पहले कोई समय बर्बाद नहीं करता। उसे जानकारी, स्किल्स और साथ ही रिसोर्सेस चाहिए। उसकी ये सीधी सादी मांगे दिन दहाड़े डकैती जैसी लगती हैं। हालांकि वो अपने दुश्मन को यकीन दिलाता है कि उसे ये सब एक साथ नहीं चाहिए। एलार के पास नेबुला के साथ जुड़े रहने का ऑप्शन है। वो जेंडर बदलने वाला लड़का अपने ऑप्शंस के बारे में सोचने लगता है। शुरुआत में उसे लगता है कि उत्तरी इलाके की जानकारी का सौदा करना कोई फायदे का सौदा नहीं है, लेकिन फिर वो अभी बहुत भारी नुकसान में है। वो पहले ही लगभग 300 योद्धा खो चुका है और उसके पास जो बचा है उसके साथ एक प्लेयर के रूप में जिंदा रहना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ नेबुला के पास पहले से ही 2 प्रजातियां हैं। अगर नेबुला किसी दूसरे प्लेयर से हाथ मिला लेता है तो एलार जानता है कि उसकी तो वाट लग जाएगी। इसलिए हमेशा की तरह वो शराफत का एक झूठा नाटक करता है और नेबुला की शर्तों को मान लेता है। वो नेबुला के मांगे गए तीनों चीजें देने और साथ मिलकर काम करने को तैयार है। एलार उम्मीद कर रहा है कि वो उसके पुराने घमंड को माफ कर देगा और अब से वो दोस्ताना रिश्ते रख सकेंगे। अब जब वो आखिरकार एक समझौते पर आ गए हैं तो वो उत्तरी किनारे के बारे में सारी मजेदार डिटेल्स उगलने को तैयार है। नेबुला को पता चलता है कि वहां 3 प्लेयर्स का एक गठबंधन है।
सोलोंगोस, लिमचुनिक और खुद एलेल्डार। प्लेयर सोलोंगोस अभी सेंटोर नाम की एक बहुत ही रेयर प्रजाति पर राज कर रहा है। ऐसा लगता है कि नेबुला को इस प्रजाति के बारे में बहुत कम जानकारी है। भले ही पूरी प्रजाति को घुड़सवार सैनिक होने का फायदा मिला हुआ है, लेकिन जब अपनी पॉपुलेशन और रिसोर्सेज बढ़ाने की बात आती है तो उन्हें मुश्किलें आती हैं। ये एक ऐसी प्रजाति है जिसे नेबुला कभी नहीं चुनता, लेकिन फिर इसके खिलाफ लड़ना भी उतना ही मुश्किल है। फिर प्लेयर लिमचुनिक है, जो ओग्रेस नाम की एक बेवकूफ प्रजाति पर राज करता है। एक ऐसी प्रजाति जिसके पास भारी भरकम शरीर और जानवरों जैसी ताकत के अलावा कुछ नहीं है। ओग्रे की एवरेज समझ 10 के आसपास होती है। हालांकि उन्होंने छोटे डोमिनियन की ब्लेसिंग से अपनी समझदारी बढ़ा ली है। बात चली है तो नेबुला ने भी अपनी दूसरी प्रजाति के रूप में इंसानों को कई तरह की ब्लेसिंग्स दी है। इसलिए एक छोटे डोमिनियन की ब्लेसिंग्स ऑग्रेस जैसे बेवकूफ जीवों को भी इतना समझदार बना देंगी कि वो अपनी सभ्यता को आगे बढ़ा सकें। वो अंदाजा लगाता है कि बताए गए बाकी 2 प्लेयर्स में लिमचुनिक सबसे ताकतवर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो मान लेता है कि वो लिमचुनिक ही होगा जिसने हेगेमोनिया से लड़ाई की होगी। हालांकि पता चलता है कि ऐसा नहीं है। हेगेमोनिया की सीमाएं सिर्फ सोलोंगोस और एलार से ही मिलती हैं, जिससे उन दोनों देशों के बीच सीधे टकराव की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। नेबुला जल्दी ही समझ जाता है कि आखिर हुआ क्या था। गठबंधन के 3 सदस्य एक साथ हेगेमोनिया पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो प्लान हकीकत बन पाता, हेगेमोनिया को नेबुला का सामना करना पड़ा। अब जब हेगेमोनिया रास्ते से हट गया है तो लिमचुनिक ने अपना ध्यान एलेल्डार की तरफ मोड़ लिया है। अगर एलार इस गठबंधन को बनाए रखना चाहता है तो वो बहुत ही भारी चढ़ावे की मांग कर रहा है। एल्स के भगवान के लिए इन मांगों को पूरा करना काफी मुश्किल था, जिसकी वजह से आखिरकार नेबुला के साथ उसका टकराव हुआ। नेबुला जानता है कि फेटास एल्डार से ज्यादा सोलोंगोस को फेवर करता है। यह भेदभाव शायद इस वजह से है कि सोंगोस एक घुमक्कर प्रजाति है। आप देखिए, एल्स और ऑग्रेस दोनों ही बसने वाले लोग हैं। एक बसने वाली सभ्यता की ताकत उनकी जमीन के साइज से तय होती है। इसलिए चुनिक इलाके का फायदा उठाने के लिए सोलोंगोस के मौजूदा इलाके पर कब्जा करने का प्लान बनाता है। क्योंकि इस मामले में एल्डार उसके किसी काम का नहीं है, इसलिए चुनिक उसे कचरे की तरफ फेंकने का इरादा रखता है। अपने इन भयानक हालातों को समझने के बाद वो बेचारा एल्स का भगवान निराशा में डूब जाता है। हालांकि उसकी ये चिंताएं जल्द ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि नेबुला गठबंधन का हाथ बढ़ाता है। एक पल के लिए एल्डार को एक उम्मीद की किरण नजर आती है, लेकिन तभी उसे अपनी कड़वी हकीकत याद आ जाती है।